बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे टीचर्स कहा करते थे कि चाचा नेहरू बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और इसीलिए उनके जन्म दिवस यानी कि 14 नवंबर को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन The relationship between your mother, Edwina Mountbatten, and Jawaharlal Nehru. What do you mean by love? I mean a very deep love. I mean a very deep love. ये है लेडी पमेला, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना माउंटबेटन की डॉटर है और ये एक इंटरव्यू में डिस्क्लोज करती है कि पंडित नेहरू और उनकी माँ यानी कि एडविना के बीच कुछ चक्कर था। चक्कर मीन्स नेहरू और एडविना एक दूसरे को पसंद करते थे। साथ ही साथ पमेला उस समय 17 साल की थी, तो वो नेहरू और एडविना के अफेयर्स के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक थी। जिसके बाद पमेला के हाथ नेहरू के कुछ लेटर्स लगते हैं जो कि वो उसके माँ यानी कि एडविना के लिए लिखे गए थे, जिसे पढ़ने के बाद एडविना की बेटी अपने माँ और नेहरू के अफेयर्स को लेकर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 14 नवंबर 1889 को, जब मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी नेहरू के घर एक नन्हे बालक का जन्म होता है। उसके बाद नेहरू अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करते हैं, फिर हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड जाते हैं और अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके सन 1912 में इंडिया वापस आते हैं और यहाँ पर लॉ की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। इंडिया रिटर्न आने के ठीक 4 साल बाद 1916 में उनकी शादी कमला कौल के साथ होती है और अगले साल ही उनकी बेटी इंदिरा का जन्म होता है। अब हम तो जानते हैं कि इंदिरा का जो पॉलिटिकल करियर था वो नेहरू के बदौलत ही था, लेकिन नेहरू का भी जो पॉलिटिकल करियर था वो उनके पिता यानी कि मोतीलाल नेहरू के बदौलत ही था। भले ही मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा अलग अलग थे। नेहरू के पिता का मानना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारत के लिए वरदान है और केवल नेहरू के पिता ही ऐसे नहीं थे, बल्कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय जैसे कई मॉडरेट लीडर ऐसे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट करते थे। उन लोगों का मानना था कि ब्रिटिशर से हमें संबंध बनाए रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे देश के हित में है। साथ ही साथ उनका कहना ये था कि हमें ब्रिटिश शासन के न्याय और निष्पक्षता की भावना पर पूरा भरोसा है, लेकिन देश की सरकार में इंडियंस का प्रॉपर रोल होना चाहिए। वहीं जो नेहरू थे वो रेडिकल टाइप के पर्सन थे। वो स्वराज और स्वदेश जैसे विचारधारा को प्रमोट करते थे। जब वो इंडिया आए थे उसी समय उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का बांकीपुर सेशन में भाग लिया था और इन्हीं नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट के कारण उन्हें अपने लॉ के प्रैक्टिस को छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने एनी बेसेंट के होम रूल लीग को ज्वाइन कर लिया और वो उसके सेक्रेटरी बन गए। लेकिन ये तो इनका शुरुआती दौर था, असली कहानी अभी बाकी है। सन 1926 में नेहरू अपने पत्नी और बेटी के साथ अपने वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए यूरोप चले जाते हैं। उसी दौरान उन्होंने सोवियत यूनियन, जो कि फिलहाल रसिया है, उसका दौरा किया था और मार्क्सवाद के विचारधारा से काफी प्रभावित हुए थे। लेकिन ध्यान देने की बात है कि वो कार्ल मार्क्स से पूरी तरह सहमत नहीं थे। फिर जब नेहरू वापस इंडिया लौटे तो 1928 में भारत को 2 साल के अंदर डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने रखा गया और ये भी था कि अगर अंग्रेज 2 साल के अंदर डोमिनियन स्टेटस देने से मना कर देते हैं तो कांग्रेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ेगी। लेकिन नेहरू इस बात से सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजों को 2 साल का टाइम देने के बजाय डोमिनियन स्टेटस के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की जाए, जिसके बाद गांधी जी ने 2 साल के समय को घटाकर 1 साल कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में ही रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया। जिसके बाद कांग्रेस ने यह घोषणा की कि 26 जनवरी को भारत के लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। यह एक न्यूज़पेपर का कटिंग है जिसमें नेहरू ने ब्रिटिशर्स को युद्ध के लिए वार्न किया था। लेकिन 14 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के चलते उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और ये उनका पहला अरेस्ट नहीं था, बल्कि 1921 में एंटी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज के चलते उन्हें अरेस्ट किया गया था। लेकिन 1930 में अरेस्ट किए जाने के बाद नेहरू का जेल में आना जाना लगा रहा और जेल के दौरान ही 1935 में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट कर ली। फिर 31 अक्टूबर 1940 को इंडिया के वर्ल्ड वार 2 में इन्वॉल्वमेंट को लेकर प्रोटेस्ट करने के कारण नेहरू को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और दिसंबर 1941 में उन्हें रिलीज कर दिया गया और अंत में एक बार फिर से 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण नेहरू को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और फाइनली 1945 में उन्हें रिलीज कर दिया गया। इसके बाद वापस नेहरू कभी भी जेल नहीं गए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन See, I want to draw your attention to one fact which this generation may not know. Everybody talks about Nehru and Gandhi having spent time in prison, long years in prison. The prison for them was some guest house, Aga Khan Palace, or whatever. They could read, they could, carry on their daily activities in a normal time. They were just confined to that place. It wasn't prison. Not like solitary confinement, not like, what you go through, hard grind.
Nothing. They didn't do. They were political prisoners. नेहरू के लिए जेल जेल नहीं था, बल्कि अंग्रेज मेहमान की तरह उन्हें जेल में रखते थे। और यही वजह है कि आज कई लोग उन्हें चाचा की जगह चमचा बुलाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल नेहरू को ही मेहमान के जैसा रखा जाता था, बल्कि कांग्रेस के कई ऐसे टॉप लीडर्स थे जिन्हें स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता था। जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ जो भी मेन स्ट्रीम के लीडर थे और जो पढ़े लिखे थे, जो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल टाइप के पर्सन थे, उन्हें साधारण क्रांतिकारी की तरह टॉर्चर नहीं किया जाता था। साधारण क्रांतिकारी मतलब जिनके इन्फ्लुएंस और फैन फॉलोइंग थोड़ा कम था। वहीं नेहरू जैसे लीडर्स का इंडिया के साथ साथ इंग्लैंड में भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, जिसके चलते ब्रिटिशर्स को भी डर था कि अगर हम इन्हें अच्छे तरीके से जेल में नहीं रखेंगे तो इसमें उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी 1857 की क्रांति उन्हें याद थी। साथ ही साथ नेहरू का अंग्रेजों के साथ बनता भी था, मतलब ब्रिटिश लोगों के साथ उनका कनेक्शन थोड़ा अच्छा था, जिसके चलते भी अंग्रेज उनकी अच्छी खासी खरीदारी करते थे। मतलब कई फैक्टर्स थे। अगर ब्रिटिशर्स उनका विरोध भी करते तो नेहरू जैसे लोगों का जो मास फैन फॉलोइंग था वो प्रोटेस्ट करने लगता। वहीं नेहरू जेल में स्मोकिंग भी करते थे। ऐसा कई बार देखा गया कि उनके कमरे में सिगरेट के टुकड़े पड़े रहते थे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नेहरू इन्फ्लुएंशियल टाइप के पर्सन थे, तो वो पब्लिक में स्मोकिंग नहीं करते थे। हालांकि नेहरू के कुछ फोटोग्राफ ऐसे हैं जो स्मोकिंग करते वक्त लिए गए हैं। वहीं एक और किस्सा सामने आता है कि नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री को अपना सक्सेसर चुना था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो लाल बहादुर शास्त्री उनके सक्सेसर नहीं बल्कि उनके पर्सनल सर्वेंट की तरह थे, क्योंकि नेहरू जब छुट्टियों पर जाते थे तो अक्सर शास्त्री ही कपड़े और किताबों को नेहरू तक पहुंचाया करते थे। अब नेहरू के वीआईपी ट्रीटमेंट के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन कई बार इन फोटोग्राफ्स को लेकर नेहरू को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। इस फोटो को लेकर भी सोशल मीडिया पर नेहरू की जम के ट्रोलिंग होती है, लेकिन इस फोटो की सच्चाई कुछ और है। दरअसल ये जो लड़की नेहरू को किस कर रही है वो है नयनतारा सिग्घल, जो कि नेहरू की भांजी है। और ये फोटो 1955 की है, जब नेहरू लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। हमें स्क्रिप्टिंग के समय कई सारे फोटोग्राफ्स मिले, लेकिन सबकी कुछ न कुछ अलग ही कहानी थी। कुछ को एडिट किया गया था तो कुछ सच में क्लिक हुए थे। लेकिन अगर आपको किसी भी इमेज को लेकर शक है तो आप एक छोटा सा गूगल सर्च करके या फिर गूगल लेंस की मदद से उसकी सच्चाई जान सकते हो। अगर हम सभी फोटोग्राफ्स की सच्चाई बताने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब चलिए उस टॉपिक पर आते हैं जिससे हमने वीडियो की शुरुआत की थी। ये बात बिल्कुल सच है कि नेहरू और एडवीना के बीच एक कनेक्शन था, I mean a very deep love. और वो कनेक्शन दोस्ती से भी ज्यादा था। दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे और दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी रहते थे। इसके कई सारे फोटोग्राफ्स आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगे। यही नहीं, नेहरू और एडवीना एक दूसरे से दूर होने पर एक दूसरे को लेटर्स भी लिखा करते थे, जिसका जिक्र खुद पामेला, जो कि एडवीना की बेटी है, एक इंटरव्यू में करती है। Much of this friendship and affection, much of this relationship actually lived its way in the letters they wrote each other. You reveal in your book that Pandit Nehru wrote to your mother practically every night at 2 o'clock. अब इसे लेकर भी नेहरू की खूब ट्रोलिंग की जाती है कि नेहरू तो अंग्रेजों के चमचे थे, उनके साथ वो स्मोकिंग, जोक पे हंसना या घूमना फिरना करते थे, तो आखिर नेहरू कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। खैर, एक्चुअल में नेहरू अंग्रेजों के चमचा थे या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि लॉर्ड लुई माउंटबेटन को इंडिया इसलिए भेजा गया था ताकि वो इंडिया को पावर ट्रांसफर कर सके। और यही वजह हो सकता है कि नेहरू के साथ माउंटबेटन की फैमिली अच्छे से पेश आती थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अंग्रेजों ने यूं ही इंडिया को पावर ट्रांसफर कर दिया और ऐसे ही इंडिया के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन इसके पीछे भी एक अलग कहानी है। यहाँ तक कि इंडिया को आजादी देने में इंडिया के फ्रीडम फाइटर के साथ साथ ब्रिटेन की पॉलिटिक्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है, जिसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज हो रहा होगा कि मैं नेहरू का फेवर कर रहा हूँ, जबकि मुझे न्यूट्रल रहना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं नेहरू से 100% एग्री करता हूँ। कुछ बातें ऐसी है जिसे लेकर मैं खुद नेहरू को अपोज करता हूँ। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे और महात्मा गांधी ये चाहते थे कि मौलाना अपने पद को छोड़ दे, लेकिन मौलाना अपने पद को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन अंत में गांधी की पॉलिटिक्स काम आई और मौलाना को अपना प्रेसिडेंट वाला पद को छोड़ना पड़ा। अब कांग्रेस को एक ऐसी प्रेसिडेंट की तलाश थी जो आगे चलकर देश की कमान को संभाल सके। साल 1946 महीना अप्रैल का कांग्रेस की मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान और कई सारे कांग्रेस के मेन लीडर्स थे। प्रेसिडेंट इलेक्ट करने का काम कांग्रेस की प्रांतीय कमेटी के जिम्मे था और सबसे बड़ी बात यह थी कि 15 प्रांतीय कमेटी में से किसी ने भी जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं चुना था, जबकि 12 कमेटी ने सरदार पटेल को अपना प्रेसिडेंट बनाया था। और इसके पीछे की वजह थी सरदार पटेल का संगठन पे अच्छी पकड़ का होना। अब इतना सब कुछ होने के बाद ये तो क्लियर था कि सरदार पटेल ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है मोहनदास करमचंद गांधी की। जब गांधी ने मौलाना को पद छोड़ने के लिए कहा था, उस टाइम गांधी ने मौलाना को एक पत्र लिखा था। लेटर में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो नेहरू को ही अगले प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं। अब चूंकि जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे वो गांधी का रिस्पेक्ट करते थे, तो अंतिम फैसला गांधी पर ही छोड़ दिया गया और गांधी ने नेहरू के नाम को आगे रखा। अब पटेल चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो खुद गांधी का रिस्पेक्ट करते थे और इस प्रकार सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया।
वहीं गांधी का मानना था कि यदि नेहरू देश के पीएम बनते हैं तो सरदार पटेल उनके अंडर में देश के लिए काम करेंगे, और यदि पटेल देश के पीएम बनेंगे तो नेहरू उनके अंडर में काम करना नहीं चाहेंगे। तो कुछ ऐसे थे हमारे चाचा नेहरू। वहीं नेहरू की पॉपुलैरिटी सरदार पटेल से बहुत ज्यादा थी, जो कि खुद पटेल भी जानते थे। तो कुछ इस प्रकार से 1947 में सरदार पटेल की जगह नेहरू देश के पीएम बने, और 1947 में ही देश का टुकड़ा टुकड़ा हो गया। आजादी के बाद इंडिया को तोड़कर पाकिस्तान बनाया गया। राम मनोहर लोहिया अपने गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन में लिखते हैं कि पार्टीशन के लिए कांग्रेस के कई लीडर्स के साथ साथ नेहरू भी जिम्मेदार थे, और वो ये भी बताते हैं कि एक बार नेहरू और गांधी के बीच पार्टीशन को लेकर एक मीटिंग में गर्मा गर्मी भी हो गई थी, जिसके बाद गांधी मीटिंग छोड़कर भाग गए थे। खैर, हमारा टॉपिक नेहरू का है तो फिर से हम नेहरू पर आते हैं। 1947 में देश के पीएम बनने के बाद 1964 तक नेहरू देश के पीएम बने रहे, और उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया का टैग भी मिला। लेकिन अपने टेन्योर के दौरान नेहरू ने कुछ ब्लंडर भी किए थे, जिसे लेकर आज भी लोग नेहरू को अपना टारगेट बनाते रहते हैं। लाइक 1962 का सीनो इंडियन वार, जिसमें इंडिया को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। खुद नेहरू ने पार्लियामेंट में लगभग अपनी गलती को स्वीकारा था। वहीं ईयर 1954 में नेहरू बीजिंग जाते हैं, और खुद नेहरू ने एक स्लोगन दिया था हिंदी चीनी भाई भाई का, और ये वही नारा था जिससे भारत बिल्कुल निर्भय था कि चीन कभी उसके ऊपर अटैक भी करेगा। यहाँ तक कि जापान में एक शांति संधि करके सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें भारत ने हिस्सा केवल इसलिए नहीं लिया क्योंकि चाइना को वहाँ से बुलावा नहीं आया था। तो कुछ ऐसा था चीन और भारत का रिश्ता। एक और ब्लेम नेहरू पर लगाया जाता है कि नेहरू ने चाइना को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दे दी। अगस्त 1950 में विजय लक्ष्मी देवी, जो कि नेहरू की सिस्टर थी और साथ ही साथ अमेरिका में भारत की राजदूत थी, उनके और जॉन फॉस्टर डल्स, जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन के एडवाइजर थे, दोनों के बीच एक मीटिंग होती है। मीटिंग में जॉन का कहना था कि हम चाइना को बाहर करके इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह देना चाहते हैं, लेकिन न्यू दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर ईयर 1955 में एक बार फिर से इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ज्वाइन करने का ऑफर दिया जाता है, और इस बार अमेरिका की जगह सोवियत यूनियन, जो कि अभी रसिया है, उसके तरफ से ऑफर मिलता है। और इस बार फिर से नेहरू ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पीएम होने के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर भी थे। अब जो नेहरू के सपोर्टर्स हैं, उनका मानना है कि ये नेहरू का सही डिसीजन था, जबकि जो उनके क्रिटिक्स हैं वो इसे नेहरू की सबसे बड़ी गलती भी मानते हैं। तो चलिए शॉर्ट में समझते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या था। नेहरू को डर था कि अगर हम यूएन के परमानेंट मेंबरशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इससे चाइना गुस्सा हो जाएगा, और उस टाइम इंडिया और चाइना के अच्छे रिलेशन भी थे। तो सीधी सी बात है, नेहरू चाइना के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। लेकिन 1962 में नेहरू का ये भरम भी टूट गया। उधर यूएन की मेंबरशिप गई और इधर चाइना के साथ रिश्ते भी खराब हो गए। साथ ही साथ नेहरू बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे, और यही वजह है कि 14 नवंबर को पूरे देश में चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक यदि आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।